लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टार कनेक्शन डिस्कस किया था और स्टार कनेक्शन से रिलेटेड जो फॉर्मूले आए थे, जैसे कि पावर का 3 फेज पावर। और उसके बाद सबसे पहले डिस्कशन हुआ था दैट इन स्टार कनेक्शन लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू √3 टाइम्स फेज वोल्टेज एंड लाइन करंट इज इक्वल टू फेज करंट। ये इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं। इसका यूज न्यूमेरिकल में भी होगा एंड ऑब्जेक्टिव में भी आपसे पूछा जा सकता है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं डेल्टा कनेक्शन। डेल्टा कनेक्शन में 3 कॉइल्स के कलेक्शन इस तरह से करते हैं कि एक क्लोज लूप फॉर्म हो जाए। कनेक्शन कैसे होता है ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो दोबारा उस डिटेल में तो नहीं जाएंगे। इस तरह से 3 कॉइल हो गई, बाइंडिंग हो गई। सपोज ये कॉइल आर, इसका दूसरा सिरा आर डैश, वाई, वाई डैश, बी, डी डैश। लास्ट क्लास में भी हमने आपको ये चीज़ क्लियर की थी दैट वाइंडिंग यानी कि ये जो कॉइल आर आर डैश, वाई वाई डैश और बी बी डैश है, इसको फेज भी कहते हैं या सिंपली वाइंडिंग भी कहते हैं। जहाँ पर इनका कनेक्शन हो रहा है, यहाँ से बाहर की तरफ कनेक्शंस को राउट आउट करने के लिए लाइंस को ड्रॉ करते हैं। तो इस तरह से ये 3 लाइनें हो जाती हैं डेल्टा कनेक्शन के लिए। आप लोगों को व्हाइट बोर्ड प्रॉपरली विजिबल है? मेरी आवाज़ आ रही है ना प्रॉपरली? यस सर। यस। तो इस तरह से ये 3 लाइंस हो गई। तो इसे हम नाम दे देते हैं लाइन आर, को लाइन वाई एंड इसे लाइन बी। एंड ये जो आर आर डैश देख रहे हैं आप, वाई वाई डैश और बी बी डैश, इसको फेस कहते हैं। दोबारा हम यहाँ मेंशन नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको हम याद इसलिए दिला दे रहे हैं क्योंकि आपके दिमाग में बना रहे कि आर आर डैश फेज है, वाई वाई डैश फेज है, बी बी डैश फेज है। 3 फेज हैं और 3 लाइनें हैं आर वाई बी। लाइन आर और वाई के बीच में वोल्टेज जो अवेलेबल है उसको कहते हैं लाइन वोल्टेज, दैट इज वी आर वाई। सिमिलरली वाई और बी के बीच में जो वोल्टेज अवेलेबल होगा वो होगा वी बाई बी। ये हो गया दूसरा लाइन वोल्टेज। सिमिलरली लाइन बी और आर के बीच में जो वोल्टेज अवेलेबल है उसको हम डिनोट कर देते हैं वी बी आर से। ये हो गया तीसरा लाइन वोल्टेज। इसी तरह से लाइन में जो करंट फ्लो होगी, जैसे लाइन आर में करंट होगी आई आर, लाइन वाई में करंट होगी आई वाई और लाइन बी में करंट होगी आई बी। तो इसे कहेंगे लाइन करंट्स। अब यहाँ पर ध्यान से सर कोई हाँ बोलो। सर कोई ग्रुप में मैसेज कर रहा है वही कि वेट कर, उसका कुछ प्रॉब्लम है सर। उसे ग्रुप को रहने दो, 2 लोग ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं अभी, एक जुबैर और एक विशाल। तो इंटरनेट कनेक्टिविटी इशू होगा, उसके बारे में परेशान मत हो, ठीक है। ओके सर। तो हाँ, मैं ये बता रहा था, ध्यान यहाँ देने वाली बात यह है कि आप लाइन आर और वाई को देखिए तो इसके बीच में ये वाली कॉइल कनेक्टेड है आर आर डैश। लाइन आर और वाई के बीच में आर आर डैश कॉइल कनेक्टेड है, यानी कि फेज आर कनेक्टेड है। इसी तरह से वाई और बी के बीच में फेज वाई कनेक्टेड है। लाइन वाई और बी के बीच में फेज वाई कनेक्टेड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वोल्टेज लाइन के क्रॉस है वही वोल्टेज डेल्टा कनेक्शन में फेज के क्रॉस आएगा, क्योंकि 2 लाइनों के बीच में जो वोल्टेज है, यानी किसी भी 2 लाइन के बीच में यहाँ फेज कनेक्टेड है, तो इस वजह से जो वोल्टेज लाइनों के बीच में आएगा, क्रॉस आएगा, इन बिटवीन लाइन आएगा, वही वोल्टेज फेज में भी आएगा। तो यहाँ पर हम ये मेंशन कर सकते हैं दैट यहाँ पर फेज वोल्टेज हो गया वी आर वाई
यहाँ पर फेज वोल्टेज हो गया V बाई बी। इसी तरह से यहाँ पर फेज वोल्टेज हो गया V बी आर। थोड़ा सा आप स्टार कनेक्शन से इसको कनेक्ट कर पाए, इसके लिए मैं आपको स्टार कनेक्शन का डायग्राम एक बार फिर से रिवाइज करवाता हूँ, तो आपको मेरे कहने का मतलब समझ में आ जाएगा। देखिए, स्टार कनेक्शन में आप लाइन आर और वाई को ऑब्जर्व कीजिए, तो लाइन आर और वाई के बीच में दो फेजेस कनेक्टेड है। लेकिन डेल्टा कनेक्शन में ऐसा नहीं है। डेल्टा कनेक्शन में इस तरह से कनेक्शन डायग्राम बना है कि दो लाइन के बीच में सिर्फ एक फेज आ रहा है। यहाँ पर क्या है, दो फेज आ जा रहा है, यानी फेज से लेके न्यूट्रल, देन फिर फेज से लेके न्यूट्रल। इसीलिए यहाँ पर हमने ये कहा था कि लाइन और फेज वोल्टेज अनइक्वल है। लेकिन डेल्टा कनेक्शन के डायग्राम को आप देखेंगे तो यहाँ पर ऐसा नहीं है। ये देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो ये दो लाइन आर और वाई और इसके बीच में एक ही फेज आ रहा है, तो यहाँ न्यूट्रल का कोई रोल ही नहीं है। तो जो वोल्टेज लाइन के क्रॉस है वही वोल्टेज फेज के क्रॉस आएगी। आप लोगों को ये बात क्लियर हुई सभी को, जो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं? यस सर। ठीक। तो ये तो बात हो गई कि डेल्टा कनेक्शन में लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज इक्वल होते हैं। उसका कारण मैंने आपको बताया कि किसी भी दो लाइन को आप देखिए तो उसी के बीच में फेज आ रहा है, यहाँ न्यूट्रल एब्सेंट है इस वजह से। अब अगर आप करंट को ध्यान दीजिए, जो करंट लाइन में फ्लो हो रही है वो जब इंटर करेगी इस लूप में तो डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि दो पाथ मिलेंगे। किसी भी लाइन से आप देखिए, आई वाई आएगी इस पॉइंट पर, दो पाथ में डिवाइड होगी। आई बी आएगी इस पॉइंट पर, दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। तो इसका सीधा सा मतलब ये समझ में आना चाहिए कि लाइन में फ्लो होने वाली करंट जब फेज में एंटर करेगी तो डिवाइड हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब फेज और लाइन की करंट यहाँ पर अनइक्वल हो जाएगी। तो अगर हम इसको मेंशन करना शुरू करें तो मान लीजिए यहाँ से जो करंट आ रही है आई आर, वो यहाँ आने के बाद डिवाइड हुई, तो हमने सपोज इस पाथ में जाने वाली करंट को नाम दे दिया आई आर वाई। इस पाथ में जो आने वाली करंट को हमने नाम दे दिया आई बाई बी। और इस पाथ में जो करंट जा रही है इसको सपोज हमने नाम दे दिया आई बी आर। तो यहाँ पर जो करंट है वो फेज में आने के बाद डिवाइड हुई। तो फेज की करंट क्या हुई, देखिए फेज आर है, फेज आर में करंट हमने मेंशन की आई आर वाई, फेज वाई में करंट मेंशन करी आई बाई बी, और फेज बी में जो करंट मेंशन की वो है आई बी आर। अब हमको यहाँ क्या निकालना है, हमें रिलेशन निकालना है लाइन और फेज करंट, क्योंकि लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज तो इक्वल हो गए, ये रिलेशन स्टैब्लिश हो गई बाय ऑब्जर्विंग दिस कनेक्शन डायग्राम। एंड नाउ वी हैव टू एस्टैब्लिश कनेक्शन बिटवीन लाइन करंट एंड फेज करंट। ठीक है, और वो टर्मिनोलॉजीज क्या है, दैट voltage between any two lines is known as line voltage, voltage across any phase is known as phase voltage, current flowing in lines known as line current, and current flowing in phase or winding is known as phase current। तो ये टर्मिनोलॉजी सेम है, तो हम दोबारा ये चीजें मेंशन नहीं कर रहे हैं जो यहाँ पर मेंशन की हुई है। एक बार फिर से आप लोगों को रिवाइज करा देते हैं जिससे आप लोगों को ध्यान में रहे। ये ये जो पॉइंट्स मैंने लास्ट क्लास में आपको बताए थे, दैट वोल्टेज अक्रॉस ईच वाइंडिंग और फेज इज नोन एज फेज वोल्टेज, वोल्टेज अवेलेबल बिटवीन एनी टू लाइंस इज नोन एज लाइन वोल्टेज, current flowing in each line known as line current, current flowing in each phase known as phase current। इनके सबके मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल होंगे, दैट मीन्स सारे फेज वोल्टेजेस आपस में मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे। तीनों लाइन वोल्टेज इक्वल होंगे मैग्नीट्यूड में, तीनों लाइन करंट और तीनों फेज करंट। क्यों, क्योंकि हम लोग बैलेंस लोड यानी कि बैलेंस सप्लाई के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इस चीज को, इस पूरे इक्वेशंस को 1 2 3 4 जो यहाँ लिखा है, इसे मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन वहाँ पे मेंशन करने के लिए मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ताकि मुझे बार बार यहाँ पीछे ना आने पड़े।
लगता है प्रॉपरली कॉपी नहीं हुआ। आप लोगों को मेरी आवाज़ मिल रही है ना प्रॉपर, और स्क्रीन शो हो रही है? क्या सर स्क्रीन? चलिए, कॉपी हो गया प्रॉपरली। यस। तो यहाँ पर वोल्टेज अक्रॉस ईच वाइंडिंग, जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था, बेस वोल्टेज है, बिटवीन एनी टू लाइंस लाइन वोल्टेज है, करंट इन ईच लाइंस लाइन करंट, एंड करंट इन ईच फेजेस दैट इज फेज करंट। अब यहाँ जो ये कनेक्शन डायग्राम है डेल्टा कनेक्शन का, उसको हम लिख देते हैं, दिस वन इज कनेक्शन डायग्राम। Also, let me see if someone is waiting. तो ये कनेक्शन डायग्राम है। तो एज पर कनेक्शन डायग्राम वी कैन ऑब्जर्व दैट phase voltage and line voltages are equal. So we can write here that as per connection diagram of three phase delta connection, line distance is equal to phase voltages. That is, mod of VRY is equal to mod of VYB is equal to mod of VBR is equal to mod of VL is equal to mod of, that is VL is equal to VB. तो ये एक रिलेशन है डेल्टा कनेक्शन में इन लाइन वोल्टेज एंड फेज। Now we are required to establish connection between the line currents and phase current. Okay, for that we need this diagram to establish connection between line and phase current. So how we will do this? We have to apply KCL in these nodes. That means at node R, at node Y, and at node B. जब आप यहाँ KCL अप्लाई करेंगे, then you would be able to find out what is the relation between IR and these two current, IRY and IBR. So let me apply KVL on this point, that is node R. नोड आर पे आप केवीएल अप्लाई करेंगे, सॉरी केवीएल नहीं, केसीएल। केसीएल एट नोड आर। तो नोड आर पे आप केसीएल अप्लाई करेंगे तो केसीएल का जो नॉर्मल सा एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि किसी भी नोड पर जंक्शन पे जो टोटल इनकमिंग करंट का सम है वो बराबर होना चाहिए टोटल आउटगोइंग करंट्स। तो यहाँ पर आप देखिए तो टोटल इनकमिंग करंट कौन सी है, आई आर सम ऑफ IBR। IBR भी इस नोड पर अंदर की तरफ आ रही है और IR भी इस नोड पर अंदर की तरफ आ रही है। तो IR और IBR का सम बराबर होगा IRY के, क्योंकि IRY इस नोड को लीव कर रही है, यानी इस नोड से आउटगोइंग करंट। तो KCL लगाएंगे आप नोड R पे तो इक्वेशन आपको मिलेगी फेजर IR प्लस IBR इज इक्वल टू फेजर IRY। इसको आप
इस तरह से लिख सकते हैं दैट आई आर इज इक्वल टू आई आर वाई माइनस आई बी आर, या आप लिख सकते हैं इसे आई आर वाई सम ऑफ माइनस आई बी। तो इस तरह से ये पहला रिलेशन आपको मिलेगा बाय अप्लाइंग केसीएल, और ये रिलेशन आपको ये बताएगा दैट लाइन करंट इज इक्वल टू फेज करंट आई आर बाई सम ऑफ फेज करंट माइनस आई बी आर। तो दैट मीन्स अगर हमें लाइन करंट आई आर को निकालना है तो हमें फेज करंट आई आर वाई में सम करना होगा फेज करंट माइनस आई बी आर। सिमिलरली आप नोड वाई पे और नोड बी पे केसीएल अप्लाई करोगे तो आपको आई वाई और आई बी का रिलेशन मिल जाएगा फेज करंट से। ठीक है, तो इसको भी अप्लाई करके देखते हैं। अब इस नोड पर आप अप्लाई करेंगे केसीएल, तो केसीएल एट नोड, केसीएल एट नोड वाई, तो यहाँ पर आई वाई प्लस आई आर वाई इज इक्वल टू आई वाई बी। सिंप्लीफाई करेंगे तो आई वाई विल बी इज इक्वल टू आई वाई बी सम ऑफ माइनस आई आर वाई। तो एक ये रिलेशन मिल गया। इसी तरह से केसीएल एट नोड बी, नोड बी पे केसीएल अप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा आई बी इज इक्वल टू आई बी, यहाँ पर इनकमिंग करंट है आई बी प्लस आई वाई बी, तो आई बी इज इक्वल टू आई बी आर प्लस सम ऑफ माइनस आई वाई बी। इस तरह से तीसरी रिलेशन आपको मिल जाएगी लाइन करंट और फेज करंट के बीच। ये आप सभी को समझ में आया? अजय पांडे? यस सर। तो अब इन तीनों रिलेशंस का यूज करके हम लाइन करंट और फेज करंट में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करें। जैसे कि स्टार कनेक्शन में फेजर डायग्राम यूज करके हमने रिलेशनशिप फाइंड आउट की थी, उसी तरह से यहाँ पर भी हम फेजर डायग्राम यूज करेंगे, बट फर्क यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम करंट्स का फेजर डायग्राम बनाएंगे। तो फेजर डायग्राम बनाने के लिए हमें जरूरत होती है जो फेजर्स आप ड्रॉ कर रहे हो उनके बीच में कितना एंगल डिफरेंस होगा। तो वो हम ऑलरेडी जानते हैं कि तीनों फेज करंट में 120 डिग्री का डिफरेंस होगा और तीनों लाइन करंट में भी 120 डिग्री का डिफरेंस होगा। अब यहाँ किसी भी एक रिलेशन को जो रेड बॉक्स में लिखी हुई है हम यूज करेंगे, और जो रिलेशनशिप आएगा वो बाकी की ये दोनों करंट्स के लिए भी सिमिलर, सिमिलर इसलिए होगा क्योंकि तीनों लाइन करंट आपस में इक्वल है, तीनों फेज करंट आपस में इक्वल है। तो अगर हम किसी भी एक रेड बॉक्स की इक्वेशन के बीच में फेजर रिलेशनशिप बना लेते हैं तो बाकी दोनों के लिए वो सिमिलर है। तो शुरू करते हैं फेजर डायग्राम के थ्रू रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करने के लिए। सर एक क्वेश्चन है। हाँ पूछिए सर जरा पीछे कर दीजिए जहाँ पे कनेक्शन डायग्राम बना है। यहाँ पर सर कनेक्शन डायग्राम जहाँ पर कनेक्शन डायग्राम भी तो आया। यस सर। सर यहाँ पे सर आपने जो करंट का डायरेक्शन डिफाइन किया हुआ है जैसे आई आर वाई और आई वाई बी आर, सर ये डायरेक्शन मतलब एंटी क्लॉकवाइज भी बना सकते हैं हम लोग? देखो बेटा, यहाँ पर जैसा हमने बताया ना कि ये जो कॉइल के क्रॉस वोल्टेज है वाइंडिंग के क्रॉस, वो लाइन के क्रॉस जो वोल्टेज है वही होगा।
ठीक, तो हम यहाँ पर क्या मान के चलेंगे, अगर बी आर वाई लिखा हुआ है तो हम यही मान के चलेंगे ना कि पॉइंट आर का पोटेंशियल पॉइंट वाई से ज्यादा है, तो करंट की जो डायरेक्शन होगी वो आर से वाई की तरफ होगी ना। यस सर, ओके। इसी तरह से वी बाई बी में वाई का पोटेंशियल हम बी से ज्यादा के रिस्पेक्ट में ज्यादा मान के चलेंगे, तो आई वाई बी की डायरेक्शन देखो वाई से बी की तरफ है। इसी तरह से यहाँ वोल्टेज सर क्या लिखा करंट है, हाँ पूछो। सर करंट यहाँ डिवाइड नहीं होगा, मतलब दो पाथ है। बेटा करंट डिवाइड तो हुआ, आई आर यहाँ पर आ रही है तो उसके बाद दो पार्ट में डिवाइड नहीं हो रही है, आई आर वाई और आई बी आर के फॉर्म में, लेकिन हमें करंट की डायरेक्शन भी तो बनानी है क्योंकि एक क्लोज लूप है। ठीक, तो करंट या तो यस सर, क्लॉकवाइज यस सर। होगी या तो एंटी क्लॉकवाइज होगी। अब हम किस हिसाब से इस चीज को बना सकते हैं भाई, जो जो वोल्टेज का या वोल्टेज की जो पोलैरिटी है, सीक्वेंसिंग है, उसी हिसाब से तो ये करंट डिसाइड करेंगे। अब सीक्वेंस क्या है, वी आर वाई है, फिर वी वाई बी है और फिर वी बी आर है। तो वी आर वाई का मतलब क्या हुआ, वी आर माइनस वी वाई ना, तो यानी पॉइंट आर का पोटेंशियल पॉइंट वाई से ज्यादा होगा। इस चीज को यहाँ अप्लाई करके देखो तो आई आर वाई की डायरेक्शन कहाँ से बनाएंगे, आर से वाई की तरफ ही तो बनाएंगे। यस सर, समझ गए सर। तो अब हम लोग फेजर डायग्राम बनाना स्टार्ट करते हैं। सो हमें फेज करेंट्स बनानी होगी पहले, और ईच फेज करेंट्स विल हैव फेज डिफरेंस ऑफ 120 डिग्री विद ईच अदर। सपोज पहली फेज करंट हमने बना दी आई आर वाई, डिफरेंस ले लिया इसको, इससे 120 डिग्री पर आई वाई बी, ये डिफरेंस होगा 120 डिग्री। और नेक्स्ट करंट है आई बी आर, फेजर आई बी आर, ये तीनों फेजर्स, और आपस में इनके बीच में जो डिफरेंस है, एंगल डिफरेंस, दैट इज 120 डिग्री। अब हमें क्या करना है, अब हमें जो रिलेशंस आपने इस्टेब्लिश की अभी, उसके हिसाब से चलना है। तो पहली रिलेशनशिप अगर आप देखिए तो वो लिखा हुआ है आई आर वाई इज इक्वल टू आई आर वाई, सॉरी आई आर इज इक्वल टू नॉट आई आर इज इक्वल टू आई आर वाई माइनस आई बी आर, या आई आर वाई प्लस और माइनस आई बी आर। तो अब इस चीज़ को अगर हम यहाँ पर बनाने की कोशिश करेंगे तो आई आर वाई तो पहले से यहाँ पर बना हुआ है, हमें चाहिए माइनस आई बी आर। तो माइनस आई बी आर के लिए हम क्या करेंगे, आई बी आर जिस डायरेक्शन में है उससे इसको पीछे की तरफ अपोजिट डायरेक्शन में ड्रॉ करेंगे। तो अपोजिट डायरेक्शन में जब आप ड्रॉ करोगे इसे इस तरह से, अपोजिट डायरेक्शन में ड्रॉ होगा पीछे की तरफ, तो ये वाली लाइन होगी फेजर माइनस आई बी आर। जब आपने ये वाली लाइन ड्रॉ की तो ये एंगल हो गया कितना, 60 डिग्री। अब हमें आई आर वाई और माइनस आई बी आर को ऐड करना है, तो हम आई आर वाई से आई बी आर माइनस आई बी आर के पैरेलल में लाइन ड्रॉ करेंगे और माइनस आई बी आर से आई आर वाई की। तो आई आर वाई से माइनस आई बी आर के माइनस आई बी आर के पैरेलल में लाइन ड्रॉ करेंगे और माइनस आई बी आर से आई आर वाई के पैरेलल। यहाँ पे ये दोनों लाइनें एक दूसरे से मिल रही हैं, ओरिजिन से एक लाइन ले आएंगे और इससे ऐड करेंगे। ये जो लाइन बनेगी दिस विल रिप्रेजेंट लाइन करेंट आई। तो यहाँ पर भी एक आप देख रहे हैं पैरेललोग्राम बन जाएगा, ए बी सी डी। इस पैरेललोग्राम में आप रिजल्टेंट यानी कि आई आर निकालेंगे, तो उस तरीका अभी आप जानते हो, पिछले क्लास में यूज किया था हम लोगों ने। तो यहाँ से रिजल्टेंट यानी कि मॉड ऑफ आई आर will be equal to mod of IRY square plus mod of minus IBR square plus 2 mod of IRY mod of minus IBR cos
60 दोनों के फेजर के बीच में तो एंगल। अब यहाँ पर आई आर के प्लेस में आप आई एल लिख सकते हो क्योंकि तीनों लाइन करंट आपस में इक्वल है, तो जहाँ पर आई आर है वहाँ आप आई एल लिख सकते हो। इसके प्लेस पे आई आर के प्लेस पे अगर आई वाई वाला रिलेशन आप उठाते हैं तो भी आई एल लिख सकते थे, आई बी वाला रिलेशन उठाते तो भी यहाँ पर आई एल लिख सकते थे क्योंकि तीनों लाइन करंट का मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल है। जहाँ पर आई आर वाई है यहाँ आप लिख सकते हैं फेज करंट आई पी स्क्वायर प्लस माइनस आई बी आर के प्लेस पर माइनस आई पी स्क्वायर प्लस 2 आई आर वाई के प्लेस पे आई पी आई पी आर के प्लेस पे माइनस आई पी cos 60 यानी 1/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया। यहाँ पर जब मॉड हटेगा तो माइनस का प्लस हो जाएगा, तो 3 आई पी स्क्वायर आप देख रहे हैं के अंदर है, तो इसको हम लिख लेंगे 3 आई पी स्क्वायर। सर आई आर की जगह पे आई एल कैसे हो गया? क्या बेटा क्या बोल रहे हैं, आवाज नहीं आ रही तुम्हें, फिर से बोलो। सर लाइन करंट कहाँ इक्वल होगा सर इसकी? लाइन करंट कहाँ बनेगा, भूल गए सर यार, इक्वल इतना कहाँ होगा सर? समझा समझा कितना लिखवाया फिर भी यार तुमको भूल गए हैं। ये देखो ये क्या लिखा हुआ है, आई आर आई वाई आई बी आपस में बराबर है और इसको हम क्या लिख रहे हैं, लाइन करंट। क्यों बराबर है, क्योंकि बैलेंस लोड है। याद आया? हाँ सर, ओके समझ। बड़ी जल्दी भूल जाते हैं यार तुम लोग। चलो यहाँ पे 3 √3 हो जाएगा, आई पी बाहर आ जाएगा तो हो जाएगा √3 आई पी। यानी जो रिलेशनशिप आपने स्टार कनेक्शन में देखा था लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज के बीच में, सिमिलर रिलेशन यहाँ पर आएगा लाइन करंट और फेज करंट के बीच में। क्या आप लिख सकते हैं, बट आई पी इज इक्वल टू आई एल अपॉन √3। And apart from this, we have already observed that line voltage and phase voltages are equal in delta connection. तो ये रिलेशन आपको याद रखना है, दैट इन डेल्टा कनेक्शन लाइन करंट इज √3 टाइम्स फेज करंट एंड लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू फेज वोल्टेज। स्टार कनेक्शन में इसका ठीक एग्जैक्टली अपोजिट था। तो अगर आपको एक स्टार कनेक्शन का याद है तो आपको दिमाग में बस यही रखना है कि हमको करना क्या है कि वोल्टेज और करंट रिलेशन को स्वैप कर देना इन केस ऑफ डेल्टा कनेक्शन। अगर आपको डेल्टा कनेक्शन का याद है तो आपको स्टार कनेक्शन का अपने आप याद हो जाएगा। वैसे रिलेशन याद करना मुश्किल काम नहीं है, आसान काम है, वैसे दिमाग में बना के रखिएगा, काम आएगा आपके ऑब्जेक्टिव। इसी तरह से पावर का जो रिलेशन है वो भी सेम आएगा यहाँ पे करके मैं आपको बता भी देता हूँ। पावर का रिलेशन इस तरह से सेम आएगा जैसा स्टार कनेक्शन में। तो पावर इन सिंगल फेज अगर आप निकालेंगे, पावर इन वन फेज, किसी भी एक फेज की पावर आप फाइंड आउट करें तो वो क्या होगी, वी आर वाई फेज वोल्टेज इंटू आई आर वाई फेज करंट इंटू उनके बीच में एंगल, सपोज फाई है तो cos फाई। सो पावर इन 3 फेज आप निकालोगे तो पावर इन 3 फेज विल बी इज इक्वल टू 3 टाइम्स, एक चीज यहाँ पर हमने फेजर लगा दिया, फेजर नहीं लगेगा, वी आर वाई आई आर वाई cos फाई। वी आर वाई के प्लेस पे आप लिख सकते हैं वी एल, क्योंकि स्टार कनेक्शन में लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज इक्वल होता है। जहाँ आई आर वाई है यहाँ आप लिख सकते हैं आई एल बाई √3 cos फाई। एक्चुअल में जो वी आर वाई है दिस इज फेज वोल्टेज वीपी और आई आर वाई जो है फेज करंट आईपी। तो वीपी के प्लेस पे हमने वी एल लिख दिया है और आईपी के प्लेस पे आई एल बाई √3। उसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो √3 वी एल आई एल cos फाई। तो एक्टिव पावर डेल्टा कनेक्शन में भी सेम आएगी जो स्टार कनेक्शन। एक्टिव पावर सिमिलरली रिएक्टिव पावर √3 VLIL
sin phi apparent power थ्री PLIN। यूनिट्स का ध्यान रखिएगा न्यूमेरिकल लगाते समय। स्मॉलर यूनिट्स की बात करें तो एक्टिव पावर की स्मॉलर यूनिट होती है वॉट, लार्जर यूनिट किलोवाट। इसी तरह से रिएक्टिव पावर की लार्जर यूनिट kVAR, स्मॉलर यूनिट VAR, एंड अपरेंट पावर की स्मॉलर यूनिट वोल्ट एम्पियर एंड लार्जर यूनिट किलो वोल्ट एम्पियर, दैट इज kVA। तो ये बात हो गई डेल्टा कनेक्शन की और स्टार कनेक्शन की। तो 3 फेज एसी सर्किट में आप लोगों को इतना ही पढ़ना है आपके सिलेबस के हिसाब से। अब क्योंकि इस बार ऑब्जेक्टिव पेपर देने आप जा रहे हो तो लेंदी ये डेरिवेशंस तो नहीं आएगा, अदरवाइज मैं ये कहता कि डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पुराने पेपर उठा के देखोगे तो लाइन करंट फेज करंट वाले रिलेशन और फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज वाला रिलेशन ये अक्सर पूछता रहता है कि डेराइव करिए स्टार कनेक्शन डेल्टा कनेक्शन। क्योंकि अभी डेरिवेशन तो आने से रहा तो रिलेशन का ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि इसमें से बताइए कि कौन सा रिलेशन सही है फॉर 3 फेज डेल्टा कनेक्शन। इस तरह से रिलेशंस आ सकते हैं ऑब्जेक्टिव में। अपार्ट फ्रॉम दैट छोटे छोटे न्यूमेरिकल आ सकते हैं। तो अब छोटे छोटे न्यूमेरिकल मैं क्या बताऊं आपको। मैं एक न्यूमेरिकल जो कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है इसको मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ और उसी का एक आध पार्ट कह लीजिए छोटा पार्ट वो आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। क्वेश्चन डेल्टा कनेक्शन से है। आप बैलेंस्ड डेल्टा कनेक्टेड load of 12 plus J9 ohm is connected to 3-phase 400-volt supply. Find line current, power factor, power drawn, and total power drawn के बाद है power factor, power drawn, reactive volt ampere, and total volt ampere. ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में 2-3 बार आया हुआ है। इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए देयर इज नो नीड ऑफ ड्राइंग डायग्राम, बट सिंस दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन सो लेट मी एक्सप्लेन यू विथ कनेक्शन डायग्राम। डेल्टा कनेक्शन है। इम्पीडेंस देखिए लिखा हुआ है 12 प्लस J9। 12 प्लस J9 इम्पीडेंस लिखा है तो इससे हम अपने आप ये समझ सकते हैं कि 12 रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है और J9 जो है वो इंडक्टिव रिएक्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। 12 वो J9 इस तरह से 3 वाइंडिंग है, तीनों का इम्पीडेंस सेम है, बैलेंस लोड है, लिखा भी हुआ है न्यूमेरिकल आप पढ़ें ध्यान से। ये एक डेल्टा कनेक्शन में है तीनों फेजेस। अब इसके बाद आपको जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो ये कहा गया है कि 3 फेज 400 वोल्ट सप्लाई के क्रॉस ये लोड कनेक्टेड है।
और जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि जो वोल्टेज आपको न्यूमेरिकल में दिया होगा वो लाइन वोल्टेज ही होगा, जब तक ना मेंशन हो कि ये फेज वोल्टेज है। तो 400 वोल्ट जो है वो लाइन वोल्टेज। तो इसका मतलब किसी भी दो लाइन को आप कंसीडर करेंगे, लाइन वोल्टेज 3 फेज है तो 3 लाइन वोल्टेज होगा ना। तो ये वाला लाइन वोल्टेज, तो किसी भी दो लाइन को आप कंसीडर करेंगे, सपोज ये लाइन आर है, ये वाई है, ये बी। तो आर और वाई के बीच में भी 400 वोल्ट है, वाई और बी के बीच में भी 400 वोल्ट है, और बी और आर के बीच में भी 400 वोल्ट। ये आपसे इंफॉर्मेशन ये आपको न्यूमेरिकल में दी गई है। अब आपसे पूछा क्या क्या गया है कि लाइन में जो करंट फ्लो हो रही है दैट इज, तीनों लाइन में सेम करंट होगी क्योंकि बैलेंस लोड है। लाइन करंट आपको बतानी है। लाइन करंट निकालने के लिए आपको फेज करंट निकालनी पड़ेगी, बिकॉज विदाउट knowing phase current you can't find out line current in this numerical. So first you have to find out the phase current. एंड सिंस यू नो दैट व्हाट इज द इम्पिडेंस, अगर आपको इम्पिडेंस पता है तो आप पावर फैक्टर निकाल सकते हो। पावर फैक्टर कैसे निकलेगा? आर बाई जेड से निकलेगा। ये चीजें यूनिट 1 में आप, सॉरी यूनिट 2 के स्टार्टिंग में आप पहले ही पढ़ चुके हैं। पावर फैक्टर निकालना मुश्किल काम नहीं है, इम्पिडेंस दिया हुआ है, आर बाई जेड से आप निकाल सकते हैं। आर 12 है, जेड निकालने के लिए √12 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर करेंगे तो जेड आ जाएगा। पावर ड्रॉन का मतलब है √3 VL/IL cos फाई। तो VL तो 400 दिया हुआ है, IL आपको निकालना है। फाई आपको कैसे मिलेगा? तो आप 12 + J9 दिया हुआ है, फेज एंगल निकाल सकते हैं। फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स 9/12। रिएक्टिव वोल्ट एम्पियर निकालने के लिए कहा गया दैट इज √3 VL/IL sin फाई, एंड टोटल वोल्ट एम्पियर का मतलब है एपरेंट पावर √3 VL/IL। ये तो बात हुई जो पूछा गया है वो कैसे फाइंड आउट होगा। अब आप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कैसे करेंगे, तो ध्यान से मेरी बात सुनिए। ये एक बैलेंस लोड है, तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि तीनों फेज का इम्पीडेंस इक्वल है। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए इसको हम एज अ 3 फेज सर्किट ना ट्रीट करके सिंगल फेज सर्किट ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि लोड बैलेंस है। जो किसी एक फेज में होगा वो बाकी बचे दोनों फेज में भी सेम होगा, चाहे वो करंट हो चाहे वो वोल्टेज हो, और इम्पीडेंस तो सेम है ही है। तो हम इसे 3 फेज सर्किट के जैसे ना सॉल्व करके सिंगल फेज सर्किट की तरह सॉल्व करते हैं, उससे थोड़ा सा न्यूमेरिकल सिंप्लीफाई हो जाता है। कहने का मतलब ये है, आप इस न्यूमेरिकल को इस तरह से भी बना सकते हो दैट एक सिंगल फेज सर्किट है जिसमें रेजिस्टेंस 12 ओम है और इंडक्टिव रिएक्टेंस 9 ओम है, और इसके क्रॉस जो AC वोल्टेज अप्लाई हो रहा है उसकी RMS वैल्यू है 400। अब इसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो होगी फेज करंट, क्योंकि वाइंडिंग को हम क्या कहते हैं? फेज कहते हैं। और ये स्टार कनेक्शन है तो ये जो लाइन वोल्ट, सॉरी डेल्टा कनेक्शन है ये, तो जो लाइन वोल्टेज है वही फेज वोल्टेज होगी। ठीक है। अब आप इस सर्किट में आसानी से IP की वैल्यू निकाल सकते हैं, और IP यानी कि इस सर्किट में बहने वाली करंट, सिंगल फेज में बहने वाली करंट आप निकाल लेंगे। तो फिर लाइन करंट कैसे निकलेगा? इसके लिए रिलेशनशिप अभी कुछ देर पहले हमने आपको बताया, दैट लाइन करंट इज इक्वल टू √3 टाइम्स फेज करंट। तो सबसे पहला काम करते हैं, फेज करंट निकालते हैं। ठीक है। और जो आपको काम करने हैं वो ये हैं दैट इम्पीडेंस जो आपको दिया हुआ है जिसको हम कहेंगे फेज इम्पीडेंस, इसकी वैल्यू है 12 + J9। इसको आप पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद बताइए कि कितना मैग्नीट्यूड और एंगल आएगा आप सभी लोग। मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों को। अजय पांडे, कितना आएगा इसका पोलर फॉर्म, मैग्नीट्यूड कितना आएगा? मेरे तुम लोग सो गए क्या?
अजय पांडे, मेरी आवाज मिल रही है? यस सर, यस सर। कहाँ गए हो गए, सो गए हो क्या? नहीं सर, यहीं पे हैं। चलिए, इसको आप लोग कन्वर्ट करेंगे पोलर फॉर्म में, तो मैग्नीट्यूड आएगा 15। कैसे आएगा 15? अंडर रूट 12 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर। अंडर रूट 225 आएगा, उसका रूट लेंगे तो 15 आएगा। और फिर एंगल हमने कैसे निकाला? tan इनवर्स 9/12 से। tan इनवर्स 9/12 करेंगे आप तो 36.86 आएगा। तो ये तो हो गया फेज इम्पिडेंस। तो फाई की वैल्यू आपको मिल गई, जो एंगल होगा इम्पिडेंस में, दैट इम्पिडेंस एंगल इज फेज एंगल। ये तो ये हो गया आपका फेज एंगल फाई। फिलहाल आपको तो निकालना है सबसे पहले लाइन करंट, तो उसके लिए फेज करंट निकालना पड़ेगा। फेज करंट बराबर होगा, यहाँ पे ये जो सिंगल फेज सर्किट मैंने बनाई है, इसको देखेंगे तो आई पी इज इक्वल टू वी पी अपॉन जेड पी। वी पी की वैल्यू है 400। एंगल कुछ नहीं है तो हम जीरो मान सकते हैं, क्योंकि रियल नंबर है तो एंगल जीरो होगा। जेड पी की वैल्यू है 15 एंगल 36.86। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा फेज करंट मिल जाएगी 26.67। 26.67 और एंगल आ जाएगा -36.86 एम्पियर। अब जो आपसे कहा गया वो निकालना शुरू कीजिए। तो लाइन करंट पहले आप निकाल सकते हैं। लाइन करंट इन डेल्टा कनेक्शन इज इक्वल टू √3 टाइम्स फेज करंट। तो √3 टाइम्स फेज करंट, दैट इज 26.67 into एंगल 36.86। ये वैल्यू कितनी आएगी? सर अरे -36.86 हाँ, होगा ना? यहाँ माइनस होगा, राइट, माइनस होगा। -36.86। बताइए वैल्यू कितना है? √3 to 26.67। सर 46.192। 46.19 यस सर। एंगल 36.86। ये हो गए लाइन करंट एम्पियर। सो दिस इज फर्स्ट आंसर पूछा गया। इसके बाद पावर फैक्टर आपसे पूछा गया है। तो पावर फैक्टर के लिए आपको फेज एंगल पता है, तो इसलिए आप पावर फैक्टर बता सकते हैं फेज एंगल से। पावर फैक्टर इज cos of phi, cos of 36.86। और 36.86 कितना आएगा? 0.8। 0.8 लैगिंग, क्योंकि लोड इम्पिडेंस में रेजिस्टेंस के अलावा जो मौजूद है वो है इंडक्टेंस। तो आरएल सर्किट में पावर फैक्टर लैगिंग। इसके अलावा आपको पावर ड्रॉन निकालना है। पावर ड्रॉन यानी कि एक्टिव पावर। तो ये तो आपका एक आंसर हो गया और फैक्टर का जो पूछा गया है। इसके अलावा आपको निकालना है पावर ड्रॉन, दैट इज एक्टिव पावर। इसकी वैल्यू √3 PL IL cos phi से निकलेगी। √3 PL के प्लेस पे 400, IL के प्लेस पे 46.19
एंड cos फाई के प्लेस पर 0। इस तरह से आपको मिल जाएगा एक्टिव पावर। जो वैल्यू आ रही होगी उसे 1000 से डिवाइड करके लिखेगा, बिकॉज बहुत लार्ज वैल्यू मिलेगी आपको। तो ये आएगा 25.601 किलोवाट एक्टिव पावर, यानी जिसको पावर ड्रॉन भी कहते हैं। न्यूमेरिकल में पावर ड्रॉन पूछा गया है। पावर ड्रॉन मतलब एक्टिव पावर। आफ्टर दैट आपसे पूछा गया रिएक्टिव वोल्ट एम्पियर। तो रिएक्टिव वोल्ट एम्पियर का फॉर्मूला अप्लाई करिए। 23 VL sin phi 3 VL, that is 400, IL is 46.19, sin phi आप निकालिए, sin 36.86 तो 0.6 आएगा। इसकी वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे। ये आएगा 19.2 kVAR। 1000 से मैं डिवाइड करके लिख रहा हूँ क्योंकि वैल्यू ज़्यादा आ रही है, इसलिए 1000 से डिवाइड करके लिख रहा हूँ। फिर लास्ट में आपसे पूछा गया टोटल वोल्ट एम्पियर, दैट इज एपरेंट पावर, हो जाएगा √3 VLIL, √3 400 प्लस 46.19। आ जाएगा 32 kVA अप्रोक्सीमेटली। हो सकता है किसी का 32 पॉइंट समथिंग आ रहा हो, वो डिपेंड करता है आपने वैल्यू करंट की कितने प्लेस तक लिए। ये हो गया रिएक्टिव वोल्ट एम्पियर और ये हो गया टोटल वोल्ट एम्पियर। इतनी चीज़ें आपसे न्यूमेरिकल में पूछी गई। तो न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। आप उसको सिंगल फेज सर्किट मान के सॉल्व कीजिए तो आसानी से न्यूमेरिकल लग जाएगा, क्योंकि एक बैलेंस सर्किट। सबसे पहले फेज करंट निकाला हमने, डेल्टा कनेक्शन था, तो ये चीज़ क्लियर है दैट लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज इक्वल होगी। इम्पिडेंस दिया हुआ था फेज इम्पिडेंस, इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आसानी हो जाती है थोड़ी सी। तो फेज करंट निकल गई। फेज करंट के बाद डेल्टा कनेक्शन में लाइन करंट इज इक्वल टू √3 टाइम्स फेज करंट होती है। मल्टीप्लाई कीजिए, वैल्यू मिल जाएगी। पावर फैक्टर यानी कि कॉस ऑफ फेज एंगल या R/Z। अब हमें क्योंकि इम्पिडेंस एंगल पता है, निकाल चुके हैं हम, तो ये फाई होता है यानी फेज एंगल। तो हमने cos ऑफ 36.86 कर लिया, दैट इज 0.8। लैगिंग इसलिए क्योंकि इम्पिडेंस में इंडक्टर है, इस वजह से पावर फैक्टर लैगिंग हो जाएगा। फिर आपसे पावर ड्रॉन पूछा गया था। पावर ड्रॉन यानी कि एक्टिव पावर √3 VL cos फाई, वैल्यू सारी पता है, पुट कीजिए। इसी तरह से रिएक्टिव और एपरेंट पावर भी आप निकाल पाएंगे। किसी स्टूडेंट को कोई डाउट न्यूमेरिकल में आप पूछ सकते हो। किसी स्टूडेंट को कुछ पूछना है इस न्यूमेरिकल में? अरे खाना तो नहीं खाने लगे तुम लोग? नहीं सर, खाना नहीं खा रहा। लगा एक से ज्यादा हो गया, खाना वाना खाने लगे हो गए। समझ में आया न्यूमेरिकल? हाँ सर, समझ में आ गया। अच्छा, अब आप लोग एक काम करिए इसमें। वो काम क्या करेंगे कि जहां पर डेल्टा लिखा हुआ है, यहाँ मान लीजिए कि ये लोड स्टार कनेक्टेड है। अब इस न्यूमेरिकल में फिर से ये सारी वैल्यूज अब आपका काम है निकालना। लाइन करंट, पावर फैक्टर, पावर ड्रॉन,
रिएक्टिव वोल्ट एम्पियर एंड टोटल वोल्ट एम्पियर। मैं थोड़ी देर इंतजार करूंगा आप लोगों के आंसर। सर अभी नहीं तो क्या अगले साल करो क्या बेटा? कितना टाइम थोड़ा ना लगेगा। स्टार सर नेक्स्ट कनेक्शन क्लास की में बता देंगे आंसर। नेक्स्ट क्लास में क्यों बता दो, अभी बताओ। जैसे इतनी देर वैसे 5 मिनट और, उससे ज़्यादा टाइम थोड़ा लगेगा। डेल्टा कनेक्शन के प्लेस पे मान लो स्टार कनेक्शन है, डायग्राम नहीं बनाओ, सिर्फ आंसर बताओ हमको। लाइन करंट कितनी आएगी, पावर फैक्टर कितना आएगा, पावर ड्रॉन कितना आएगा, ये सब बताओ बस। डायग्राम वगैरह मत बनाओ। चलिए, आप लोगों को हमें पता है बड़ी समस्याएं होती हैं, इसलिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान से समझिए। यहाँ पर एक बदलाव आएगा। वो बदलाव क्या आएगा कि स्टार कनेक्शन जब आप कंसीडर करेंगे तो जो 400 है ये लाइन वोल्टेज तो है ही है, लेकिन फेज वोल्टेज अब आपको निकालना पड़ेगा ना। स्टार कनेक्शन में फेज वोल्टेज बराबर होता है लाइन वोल्टेज अपॉन √3, यानी कि 400 अपॉन √3। ये एक बदलाव आएगा न्यूमेरिकल। उसके अलावा न्यूमेरिकल सॉल्व करने में कहीं कोई बदलाव नहीं आएगा इसके अलावा। सो 400 डिवाइडेड बाई √3 निकालिए तो ये 230.94 है। इसको हम अप्रोक्सीमेटली मान लेते हैं 231 वोल्ट। ठीक है, तो अब यहाँ पर इस डायग्राम में क्या बदलाव आप करेंगे कि जहाँ पे 400 आपने लिखा हुआ है, क्योंकि ये स्टार कनेक्शन है तो फेज वोल्टेज की वैल्यू यहाँ बदल जाएगी, तो ये हो जाएगा 231 वोल्ट्स। फेज इम्पिडेंस एज इट इज रहेगा, एंगल एज इट इज रहेगा। फेज करंट की वैल्यू यहाँ पर बदलेगी। क्यों बदलेगी? क्योंकि यहाँ पर फेज वोल्टेज बदल गया। राइट, तो यहाँ पर आप वैल्यू लिखेंगे 231, तो यहाँ पर भी ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। टू 31/15, ये वैल्यू आ जाएगी 15.4 एम्पियर। अब स्टार कनेक्शन में लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज की रिलेशनशिप आपको पता होगी। VL इज इक्वल टू √3 VP, तो उससे हमने VP इज इक्वल टू VL/√3 निकाल लिया। बदलाव किस, तो जो यहाँ पर फेज करंट की वैल्यू आई दैट इज 15.4 एंगल -36.86, ये लाइन करंट की वैल्यू। बाकी चीज़ों में कोई बदलाव नहीं होगा। बाकी चीज़ों का मतलब फेज कर सॉरी पावर फैक्टर। लग रहा है ज़्यादा देर तक क्लास चलने की वजह से हैंग करने लगा व्हाइट बोर्ड। तो लाइन करंट की वैल्यू हो गई 15.4, 36 पावर फैक्टर इतना ही रहेगा। अब आप लोगों का काम ये है कि आप लोग एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, एपरेंट पावर निकाल लीजिएगा। VL के प्लेस पे आप जानते हैं 400 रखा जाएगा, क्योंकि लाइन वोल्टेज तो उतना ही है जितना डेल्टा कनेक्शन में था, फेज वोल्टेज में खाली बदलाव आया है। तो VL की जगह पे 400, IL की जगह रखेंगे 15.4। तो मैं जो बदलाव है वो यहाँ मेंशन करे दे रहा हूँ। VL की प्लेस पे यानी कि यहाँ पर तो 400 ही रहेगा, 46.19 के प्लेस पे आप वैल्यू रखेंगे 15.4, तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक, नई वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से यहाँ पर भी इसके प्लेस पे आप रखेंगे 15.4, तो ये वैल्यू बदल जाएगी। इसी तरह से यहाँ पर भी आप रखेंगे 15.4, तो ये वाली वैल्यू बदल जाएगी। इससे मैंने ये एक्सरसाइज करवाई आपसे बोला करने के लिए, क्योंकि आप एक ही न्यूमेरिकल में फ़र्क समझ जाएंगे कि स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन में क्या डिफरेंस आएगा न्यूमेरिकल करने में। बाकी कोई खास डिफरेंस नहीं है, बस ये लाइन वोल्टेज और लाइन करंट वाले जो रिलेशनशिप है दोनों में अलग अलग है, इस वजह से थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, बाकी बेसिक नहीं बदलेगा। आई होप स्कूल में आप सर दूसरी क्लास की हाँ, लिंक आ गई सर।
दूसरे क्लास की लिंक आ गई। यस सर। 2 बजे से किसकी क्लास है भाई? सब प्रैक्टिकल की पीपीएस फिजिक्स प्रैक्टिकल, सॉरी। ओके ओके, ठीक है, बस मैं क्लास ओवर करने जा रहा हूँ। आप लोगों को ये समझ में आया कि नहीं जो मैंने अभी समझाया? यस सर, समझ में आ गया। स्टार कनेक्शन में कैसे सॉल्व होगा सेम न्यूमेरिकल, समझ गया आप लोग? तो यस सर। इसी तरह के न्यूमेरिकल आपको ऑब्जेक्टिव में मिलेंगे, इतने बड़े नहीं, कोई एक पार्ट आपसे पूछा जाएगा, हो सकता है लाइन करंट निकलवा लीजिए, फेस करंट निकलवा लीजिए, कोई एक पार्ट पूछा जाएगा, पूरा नहीं पूछा जाएगा। सो आज के क्लास में हम लोग यहाँ पर समाप्त करते हैं। जैसा आप लोगों ने कहा, आप लोगों को दूसरी क्लास अटेंड करने जाना है।